नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। 81 विधानसभा के अंतर्गत राजनीति का जो परिशिष्ट हर विधानसभा के माध्यम से व्योम टीवी के पेज पर आप लंबे समय से देख रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे निरसा विधानसभा की। खेल कुर्सी का एपिसोड से लगातार आपके तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि वास्तविक धरातल स्थिति पर क्या कुछ राजनीति का समीकरण प्रत्याशियों के द्वारा गढ़ा जा रहा है। चलिए, मैं उमेश सबसे पहले आपको विधानसभा के इस सेगमेंट में निरसा की सैर कराता हूं। निरसा का जब आप राजनीतिक समीकरण को समझेंगे तो धनबाद लोकसभा के अंतर्गत पड़ने वाला निरसा का 2005 में प्रादुर्भाव हुआ और वहीं से अपर्णा सेन गुप्ता जी के झोली में यह गया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से जब उन्होंने राजनीति अपना शुरू की तो उनको ही वहां की जनता ने सबसे पहला अपना आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यह एक बहुत बड़ा सिस्टम आपको दिखेगा कि अरूप चटर्जी जी जो भाकपा माले की तरफ से प्रत्याशी रहे, 2 बार लोगों ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया, लेकिन 2019 का आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ फिर से अपर्णा सेन गुप्ता जी के झोली पर आया। अपर्णा सेन गुप्ता जी के झोली में आने का जो सबसे बड़ा समीकरण है, भाजपा का कैडर वोटर तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ कैडर वोटर आप भाकपा माले का भी आप मान सकते हैं। तकरीबन 89,000 वोट के आसपास 2019 का समीकरण से अपर्णा सेन गुप्ता को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वहीं कहीं ना कहीं आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा थोड़ा कि जिस तरीके से 69,000 वोट के आसपास प्राप्त हुआ अरूप चटर्जी जी को, अरूप चटर्जी के बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। भाकपा माले खासकर निरसा और सिंधी विधानसभा दोनों में उनका गढ़ रहा है और हमेशा लंबे समय से भाकपा माले का एक समीकरण मजबूत धरातल पर दिखा उन 2 विधानसभाओं में। अभी आती है बात कि निरसा के अंतर्गत जो तीसरा सबसे बड़ा लंबे समय से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं अशोक मंडल जी, आखिर सफलता प्राप्त क्यों नहीं हुई? देखिए, 2 बार उन्होंने जेएमएम का दामन थामते हुए जेएमएम के बैनर से चुनाव तो लड़ा जरूर, और ये नहीं कहेंगे कि वोट का परसेंटेज बहुत कमजोर रहा, लेकिन आखिर ऐसा क्या कुछ समीकरण है जो जेएमएम वहां तोड़ नहीं पा रही है? कैडर वोट और कोर वोट को आपको जरा समझना पड़ेगा। कैडर वोट मतलब एट एनी कॉस्ट दैट आई एम इन द वे टू सपोर्ट यू। तो इन द वे टू सपोर्ट यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स में जहां पर यह बिल्कुल साफ सुथरी बात रखी जाती है, भैया प्रत्याशी हमारा कोई भी होगा, आई विल सपोर्ट दैट गाय। 2019 का जो समीकरण था वह अपर्णा सेन गुप्ता जी के खाते में, दूसरा रनर रहे अरूप चटर्जी और तीसरे पाले में फिर रहे अशोक मंडल जी। लेकिन अब इस बार 2024 का समीकरण का खेल थोड़ा सा बदला हुआ है। हालांकि सीट के बंटवारे में भाजपा ने फिर से आशीर्वाद और दाव खेला है अपर्णा सेन गुप्ता पर। पहला उनका पॉजिटिव स्केल है, महिला के ग्रुप से उनका जो वास्तविक पकड़ है धरातल पर, और उनके पति का जो वहां छवि था एक मजदूर नेता से के रूप में उभरे थे, और वो छवि आज भी अलाइव है, जिसका फायदा अपर्णा सेन गुप्ता जी को मिलता है। भाजपा का अपना कोर वोटर है, कोर वोटर इन द सेंस आप कह सकते हैं जाति समीकरण पर आधारित होता है, या फिर सीधी भाषा में धर्मगत की बात रखी जाती है। राजनीति में 3 चीजों को आप झुटला कभी नहीं सकते हैं। अरूप चटर्जी जी का भाकपा माले जमीनी नेता, जमीनी पकड़, जमीनी एहसास, जमीनी घोषणा, जमीनी चीजों को लेकर, हालांकि एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर हमेशा से रहा है निरसा में, जिसका नाम है बेरोजगारी और प्रदूषण। बेरोजगारी और प्रदूषण की चीजों को लेकर लोग हमेशा आगे तो बढ़ते हैं। इन चीजों के गोलबंदी के समीकरण में जो घेराबंदी करते हुए इस बार जेल केम का प्रत्याशी पहले चल रहा था भीतर खाने की मुर्मू जी को बनाया जाएगा, बाद में छत्रपाल जी का नाम आया, लेकिन दोनों को करवट करते हुए जयराम महतो ने एक बार फिर से रिकंसिडरेशन कॉन्सेप्ट को लागू करते हुए सीधा टिकट को अशोक मंडल जी के हाथ में रख दिया। अब अशोक मंडल जी जेएमएम टू जेएलकेएम आ गए, समीकरण तो मजबूत हो गया। अब तक अशोक मंडल जी का जो वोट 2019 का आप दायरा देखेंगे 47,000 के आसपास का उनका वोट का समीकरण था, लेकिन जब जेएलकेएम में आते हैं तो जेएलकेएम का अपना कॉन्सेप्चुअल वोट है। जेएलकेएम का अपना कॉन्सेप्चुअल वोट, ये वो कॉन्सेप्ट की बात जो जयराम महतो करते हैं, कहीं ना कहीं एक लोगों में रुझान वहां भी दिखेगा। और निरसा का जो द्विकोणीय हमेशा समीकरण रहता था, इस बार त्रिकोणीय बन गया। प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी, जाम की समस्या बहुत बड़ी, वो हाईवे के बीच में जो बैरिकेडिंग किया है, बहुत लंबा लेकर टर्न पर घूमना, ये सब लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है ही। लेकिन आखिर विकास का जो गाथा रखने के लिए सभी पार्टियां इन चीजों को कहती है, भाकपा माले को आप कमजोर नहीं ले सकते हैं। अरूप चटर्जी जी का जो जमीनी पकड़ है, इस जमीनी पकड़ में जो सबसे बड़ा धरातलीय समीकरण उनका दिखता है वो यह दिखता है कि
भाकपा माले के गढ़ में अगर कोई दूसरी पार्टी से सेंधमारी कर ले तो यह उनके लिए आने वाले भविष्य में उनके राजनीतिक समीकरण में ग्रहण लगा सकता है। कोई नहीं चाहेगा कि हमारा राजनीतिक समीकरण में लगे ग्रहण। अपर्णा सेन गुप्ता जी का बीजेपी का समीकरण है, बीजेपी का माध्यम है, बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी का एनालिटिकल सिस्टम है, बीजेपी का अपना बैनर है, बीजेपी का अपना झंडा है और यह कमल फूल खिलाने में लगता है इस बार वो फिर सक्षम और सफल दिखेंगे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो रहता ही है, हर जगह रहेगा और यहां भी रहने जा रहा। एंटी इनकम्बेंसी में सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि पुराने घोषणाओं को यदि आप धरातल पर उतारने में कमजोर रहे, दिखे नहीं या फिर सक्षमता से अपनी बात को आप नहीं रखे तो आपके खिलाफ गोलबंदी तेज होगी, आपके खिलाफ एक ऐसा समीकरण और रणनीति बनाया जाएगा जिस रणनीति का शिकार तो आप श्रीमान जरूर होंगे। अशोक मंडल जी इस बार प्रबल दावेदारी पर है। प्रबल दावेदारी का दो कारण। पहला कारण उनका जेएमएम का अपना वोट शायद घिसकेगा, लेकिन चूंकि अलायंस के माध्यम से है तो जेएमएम क्या जो बैनर का वोट है वह बैनर का वोट अरूप चटर्जी जी को मिलेगा कि नहीं, यह संशय का विषय है। क्योंकि भीतर खाने दोनों का अलायंस तो जरूर है, लोग जान रहे हैं ये अलायंस के माध्यम से सीटों का बंटवारा हुआ, लेकिन जो मैटर खड़ा होता है कि जेएमएम का जो कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, उसका जो थॉट है, उनका जो समीकरण है, उनका जो घोषणा है, उससे कितना मैच करता है भाकपा माले। तो अशोक मंडल जी का अपना भीतर खाने जो जेएमएम का वोट था या उनका जो सेगमेंट सपोर्टर सिस्टम है, ये सेगमेंट मतलब कह सकते हैं कि जो उनका एनालिटिकल वोट है, जिस वोट के माध्यम से उन्होंने अब तक राजनीति की, उस तो आसानी से उनको छोड़ेंगे नहीं लोग, उनको सपोर्ट में आएंगे ही। और दूसरा जो जेल कैम का उनका वोट, अगर ये परसेंटेज जुड़ जाता है, मुझे लगता है अगर लोकसभा की चीजों को आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा समीकरण निरसा में दिखने जा रहा है। निरसा में भूचाल मचा हुआ है, क्या कुछ घमासान रहेगा 2024 के राजनीतिक समीकरण में? समीकरण एक कोणीय से द्विकोणीय आया, द्विकोणीय से त्रिकोणीय आया। अब कोई इतना सॉलिड स्टेटमेंट तो कह नहीं सकता है श्रीमान कि हमारी जीत सुनिश्चित और पक्की है। चाशनी का मिठास को अगर आप नजदीक से चखना चाहते हैं तो इस चखने में थोड़ा सा नमकीन का स्वाद जरूर आपको लेना पड़ेगा। नमकीन का स्वाद किस तरीके से करवट लेती है आम जनता, क्या वहीं पर रहेगी, क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव और बदलाव की नीति आएगी, अब तो देखना पड़ेगा 2024 का राजनीतिक समीकरण में निरसा का करवट का क्या आगाज है। मैं उमेश लगातार अपने एनालिसिस से यही चीज आपके पास रखने का प्रयास करता हूं कि राजनीति का प्रतिबिंब, राजनीति का प्रशिष्ट, राजनीति का भौगोलिक स्ट्रक्चर जब भी बदलता है तो इसमें नए लोगों को चांस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। धन्यवाद। बस मेरी तो एक ही कोशिश है, राजनीतिक खेल कुर्सी में जिस तरीके से व्योम टीवी के पेज को आपने सराहा है, लगातार आपका आशीर्वाद बने। अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अंततः उनसे जरूर अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब कर दें। जोहार झारखंड, तब तक के लिए जय हिंद।